हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, जिसमें मेजरली दो कैटेगरीज बनती हैं कि या तो फुल वोल्टेज पे स्टार्ट करो या रिड्यूस्ड वोल्टेज पे। फुल वोल्टेज वाले मेथड को मैंने बोला था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, और रिड्यूस्ड वोल्टेज के अंदर मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहली कैटेगरी मैंने बनाई थी कि अगर हम लोग उसको स्टेटर में एक रिएक्टर लगा के स्टार्ट करते पोटेंशियल डिवीजन से, दूसरी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और तीसरी थी स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हमने ये भी देखा डिफिकल्टी क्या आती है और उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है वो डिफिकल्टी ओवरकम करने के लिए। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हुई थी। तो इस लेक्चर का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक पे गेट के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए क्रूशियल है। खासकर कहीं भी जैसे ईएस के अंदर कन्वेंशनल पेपर होता है तो उसमें इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अपने पास एक बेनिफिट होता है कि वहां स्लिप रिंग से हम लोग कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो। रोटर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दोगे तो ओवरऑल इंपीडेंस बढ़ने से स्टार्टिंग करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट थ्रू द स्लिप रिंग्स वी कैन इंक्रीज द इफेक्टिव रोटर इंपीडेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, स्टार्टिंग करंट कम कर सकते हो। अब हमें यह देखना है, जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में हमने कवर किया था डीसी मोटर के अंदर, कि रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट होंगे। यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं? देखो होता क्या है, स्टार्टिंग करंट कम करना है, एक बार मोटर स्पीड अप होने लगेगी तो उसकी स्लिप कम होने लगेगी। मोटर की स्लिप अगर कम होने लगेगी तो उसकी इंपीडेंस R/S बढ़ने लगेगी। तो इंपीडेंस अपने आप बढ़ेगी जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती है। तो अगर इंपीडेंस बढ़ रही है तो तुम धीरे धीरे रेजिस्टेंसेस को रिमूव कर सकते हो। तो सेम चीज हमने 3 पॉइंट स्टार्टर में कही थी कि जैसे जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप होगी वी विल रिमूव द रेजिस्टेंसेस। सेम चीज इंडक्शन मोटर में कहोगे कि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस का यूज करेंगे, बट एज द स्पीड बिल्ड्स अप, एज द स्लिप रिड्यूसेस, we'll keep on removing the resistances। तो इसमें लिखना, as the induction motor speeds up the slip of the motor reduces and the rotor impedance increases, so we remove external resistance। Next point, it is quite similar to the 3 or 4 point starter used in case of used in case of DC motor। ठीक है, अब इसके नीचे लिखना assumptions, क्या क्या assumption लेके चल रहे हैं। फर्स्ट लिखो, नो लोड करंट इज इग्नोर्ड, यानी शंट ब्रांच को इग्नोर करना है। सेकंड, स्टेटर इंपीडेंस इज इग्नोर्ड। ठीक है, यानी R1 और X1 को भी इग्नोर किया जाएगा। थर्ड, लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, load torque is constant। Fourth, current oscillates between Imax and Imin। ठीक है, तो करंट के ऊपर दो लिमिट्स हमने डिफाइन कर दी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। यही चीज हमने 3 पॉइंट स्टार्टर में भी की थी कि करंट हमेशा दो ही वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस लेते हैं, जैसे वहां पे स्टड्स होते थे ना, ऐसी स्टड्स के बीच में रेजिस्टेंसेस लगे होंगे। धीरे धीरे उन रेजिस्टेंसेस को रिमूव करते जाना है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, चलते चलते Rn तक हम आए, और फिर ये रोटर वाला रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये बेसिकली X2 हो जाएगा। चलो इसको इतना ही रहने दो,
लास्ट वाला रेजिस्टेंस रोटर का है। अब जो हमारा सर्किट है, अगर उसमें स्टेटर की इंपेडेंस शंट ब्रांच इग्नोर कर दी तो पूरे सर्किट में सिर्फ क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस और रोटर का ही रिएक्टेंस। तो मैं कहता हूं जब स्टार्टिंग होगी, at the time of starting, at the time of starting, all external resistances are connected। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कनेक्टेड रहेंगे जब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, R1 डैश इज R1 प्लस R2 प्लस RN प्लस दिस। ऐसे R2 डैश जब R1 को हटा दोगे तो बचे हुए रेजिस्टेंसेस को कहोगे R2 डैश। ठीक है, इस तरह से चलेगा। Rn डैश होगा Rn प्लस R2, Rn प्लस 1 डैश इज R2। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस हटाते जाओगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कम होता चलेगा, बट स्टार्टिंग के टाइम पे सारा का सारा रेजिस्टेंस कनेक्ट रखना है, क्योंकि मैक्सिमम करंट हमेशा कहां मिलता है हमें, स्टार्टिंग पे। अब मैं कहता हूं कि यहीं पे लिख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, सपोज हमारा करंट है I max। ठीक है, तो I max कितना होगा, V1 सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि सर्किट में और कुछ नहीं है, बस क्या है, एक रोटर का रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस है R1 डैश बाय S1 X2 डैश का स्क्वायर, यही होगा। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को कि S1 ये तो 1 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे रोटर की स्पीड होती है 0। तो I max कितना बना, एक तरह से V1 ओवर अंडर रूट R1 डैश का स्क्वायर, इसको मैं x कह देता हूं, x स्क्वायर। बार बार X2 डैश नहीं लिखूंगा, इसीलिए मैंने उसे लिख दिया है x। ठीक है, ये करंट बनेगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होगी, एज मोटर स्पीड्स अप, क्या होने वाला है, NR इंक्रीजेस, स्लिप होती है NS माइनस NR ओवर NS, तो स्लिप कम होने लगेगी। स्लिप कम होगी तो जो रोटर का रेजिस्टेंस है R1 डैश बाय S इंक्रीजेस, तो करंट डिक्रीजेस। भाई स्लिप जैसे जैसे कम होगी, रोटर का इफेक्टिव इंपीडेंस बढ़ने लगेगा और करंट कम होने लगेगा। तो हम कहते हैं एज I रीचेज, जैसे ही करंट पहुंच जाए मिनिमम वैल्यू पे, रिमूव एक रेजिस्टेंस हटा दो R1। ठीक है, जैसे ही करंट कहां पहुंच जाए, I min पे। तो मैं कहता हूं I min कितना है, इस लॉजिक से V1, रेजिस्टेंस हटाने से पहले था R1 डैश, स्लिप चेंज हो गई होगी S2 पे। अब जैसे ही करंट I min पहुंचे, हम तुरंत एक रेजिस्टेंस हटा देंगे R1। अब क्या होगा, मोटर स्पीड कांट चेंज इंस्टेंटली। ठीक है, मोटर की स्पीड एकदम से नहीं बदल सकती है, जिस कारण से NR को कांस्टेंट मानोगे। NR को कांस्टेंट मानोगे तो स्लिप को भी क्या मानोगे, कांस्टेंट। लेकिन रेजिस्टेंस मेरा चेंज हो गया होगा, एक रेजिस्टेंस हटते ही रेजिस्टेंस R1 डैश की जगह हो गया होगा R2 डैश। अब रेजिस्टेंस तो बदल गया, तो दोबारे से करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से, तो दोबारे करंट I max V1 R2 डैश, स्लिप तो उतनी ही रहेगी,
समझे मेरी बात कि स्लिप एकदम से नहीं चेंज हुई, लेकिन रेजिस्टेंस एकदम से चेंज हो गया, तो करंट वापस कितना हो गया, आई मैक्स। फिर से क्या होगा कि एज मोटर स्पीड्स अप, अब मोटर फिर स्पीड गेन करेगी, तो एनआर इंक्रीजेस, स्लिप रिड्यूसेस, आर बाय एस इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। तो करंट घटते घटते जब वापस आई मिन पे आ जाए, तब स्लिप बढ़ते बढ़ते हो चुकी होगी नई वैल्यू S3। ठीक है, स्लिप हो चुकी है S3। अब नाउ रिमूव, अब हम रिमूव कर देंगे अगले रेजिस्टेंस को, R2 को। तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम होते ही करंट वापस बढ़ के पहुंच जाएगा आई मैक्स पे। बट जैसा पहले बोला था, स्लिप तो एकदम से चेंज नहीं हो सकती, तो अब बचा हुआ रेजिस्टेंस होगा R3 डैश, स्लिप एकदम से चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये होगा। इसका मतलब है ओवरऑल करंट कैसे वेरी हो रहा है मेरा, देखो करंट कैसे वेरी हो रहा है। करंट वर्सेस टाइम। तो इसमें मैं दो लिमिट्स डिफाइन कर देता हूं, आई मिन और आई मैक्स। करंट इन दो लिमिट्स के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। स्टार्टिंग पे करंट होगा मैक्सिमम, गिरेगा, फिर एकदम से एक रेजिस्टेंस हटाओगे फिर बढ़ेगा, फिर स्पीड अप फिर गिरेगा, फिर रेजिस्टेंस हटाओगे फिर बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करंट वेरी करेगा। तो करंट हमेशा दो लिमिट्स के बीच में वेरी करेगा, आई मिन और आई मैक्स। जैसे ही करंट मिनिमम वैल्यू पे पहुंचे, तुरंत एक रेजिस्टेंस हटा करके रेजिस्टेंस कम कर दोगे, करंट वापस कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे। अब हम ये जानते हैं कि सारे मैक्सिमम की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सारे मैक्सिमम की वैल्यू सेम है, या ये कह दो कांस्टेंट है। अब पहले मैक्सिमम करंट में रेजिस्टेंस आया था R1 डैश बाय S1, दूसरे में आया R2 डैश बाय S2, तीसरे में आया R3 डैश बाय S3। तो अगर करंट बराबर है तो इंपेडेंस भी बराबर होंगे, R1 डैश बाय S1, R2 डैश बाय S2, R3 डैश बाय S3, इसी तरीके से Rn डैश बाय Sn, और आखिरी रेजिस्टेंस होता है R2 बाय Sm। Sm का मतलब है मिनिमम स्लिप, क्योंकि स्पीड अप होते होते स्लिप कम होती जा रही है, तो यहां Sm का मतलब होता है दैट इज मिनिमम स्लिप। ठीक है, अब हर केस में देखो मिनिमम वाला पॉइंट भी बराबर है, मिनिमम वाले अगर सारे करंट बराबर हैं तो आई मिन भी कांस्टेंट चल रहा है। देखो पहले आई मिन में क्या आया था, R1 डैश बाय S2, दूसरे आई मिन में क्या आया था, R2 डैश बाय S3। तो ऐसे लिखेंगे R1 डैश बाय S2 इक्वल टू R2 डैश बाय S3, आगे बताओ क्या आएगा, R3 डैश बाय S4, Rn डैश बाय Sn+1, यानी Rn डैश बाय Sm। n+1th स्लिप जो है वो मिनिमम स्लिप ही है। अब ये दो इक्वेशन आ गई भाई मेरे पास, फर्स्ट सेकंड। ये जो दो इक्वेशन आई हैं फर्स्ट और सेकंड, इनको ना आपस में डिवाइड कर लो, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो फर्स्ट बाय सेकंड। अब देखो ये फर्स्ट बाय सेकंड करोगे तो ये R1 डैश तो कट जाएगा दोनों में, क्या बचेगा बताओ, S2 बाय S1। ऐसे R2 डैश कट गया, क्या बचा, S3 बाय S2। R3 डैश कट गया, S4 बाय S3। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इक्वल टू में Sn+1 बाय Sn। Sn+1 तो मिनिमम स्लिप है। ठीक है,
तो ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हमने इक्वल टू लिख दिया कोई फैक्टर अल्फा के, यानी दो सक्सेसिव स्लिप का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली अल्फा। अब ये तो अल्फा 1 से बड़ा होगा या छोटा, जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ रही है उसकी स्लिप गिर रही है, तो लेटर आने वाली, बाद में आने वाली स्लिप हमेशा पिछली स्लिप से छोटी होगी। तो ये जो अल्फा आएगा दैट विल बी लेस देन 1। ये बात समझ आई? अभी मुझे अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, ये ध्यान रखो, अल्फा मैं जानता नहीं हूं, बस मैंने ये बोला है जो भी अल्फा की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। तो इसमें लिखना एज द मोटर स्पीड्स अप द slip of the motor reduces, so the slip continuously reduces, due to which alpha is less than 1। ठीक है, अल्फा 1 से छोटा आएगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन उठाओ, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, R2 डैश बाय S2 is R1 dash by S1, which implies R2 dash is S2 by S1 R1 dash, यानी अल्फा R1 dash। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड टर्म अगर उठा लें, R3 dash by S3 is equal to R2 dash by S2, जिसका मतलब R3 dash कितना है, S3 by S2 इंटू R2 डैश, या ये कह लो अल्फा R2 डैश। सेम वे में तुम क्या कहोगे, Rn डैश कितना होगा, अल्फा, या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर R1 डैश। अगर R2 डैश की जगह अल्फा R1 डैश डाल दोगे तो अल्फा स्क्वायर R1 डैश। तो 3 वाले में अल्फा की पावर 2 आ रही है, 2 वाले में अल्फा की पावर 1 आ रही है, तो n वाले में अल्फा की पावर n माइनस 1, और n+1 वाले में अल्फा की पावर n। अब n+1 वाला था तो R2, तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, R2 अल्फा टू द पावर n R1। अब ये दोनों टर्म्स जरा देखें, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली टर्म, ये भी तो बराबर है। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म अगर इक्वल है, इसका यूज मैं करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज करते हुए, कि R2 बाय SM इज R1 डैश बाय S1, जिसका मतलब ये कह सकते हो R2 इज SM R1 डैश, क्योंकि इनिशियल स्लिप तो 1 थी, स्टार्टिंग के टाइम पे तो S1 तो 1 था। अब दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर करें तो अल्फा कितना हो गया, मिनिमम स्लिप टू द पावर 1 बाय n। मिनिमम स्लिप हमेशा पता होती है, यानी ये पता होता है कि मोटर को फाइनली कितनी स्पीड पे घूमना है। जब तुम्हें ये पता है मोटर फाइनली कितनी स्पीड पे घूमेगी, तो तुम मिनिमम स्लिप जानते हो, और उस मिनिमम स्लिप से क्या निकाल सकते हो, अल्फा, sm टू द पावर 1 बाय n। एक बार अल्फा आ गया तो R1 डैश निकाल सकते हो। R1 डैश कैसे निकलेगा, ये देखो, R1 डैश होगा R2 ओवर अल्फा टू द पावर n। ठीक है, या एक काम करो, R1 डैश निकालने के लिए और क्या कर सकते हो, ऐसे कर लो, ये ज्यादा सही रहेगा, R1 डैश इक्वल टू R2 बाय SM, R1 डैश आ जाएगा। अब R2 डैश है अल्फा R1 डैश, सारे डैश वाले रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर R1 डैश, ऐसे चलता रहेगा। अब लेकिन मेरे को ये डैश वाले रेजिस्टेंस में इंटरेस्ट नहीं है। डैश वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, द रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। मेरा इंटरेस्ट ये है कि दो स्टड के बीच में जो जुड़े हुए रेजिस्टेंसेस हैं वो कितने हैं। जैसे पहला रेजिस्टेंस R1 था, तो वो कैसे निकलेगा, R1 डैश माइनस R2 डैश, टोटल में से R2 डैश घटा लो, तो R2 डैश तो खुद ही अल्फा R1 डैश है, ये हो गया। फिर R2, अब R2 कैसे निकालोगे,
R2 डैश माइनस R3 डैश। इसके लिए ना जो मैंने शुरू में फॉर्मूला लिखा है एक बार उसको रेफर करो। मैंने R2 डैश क्या लिखवाया था, R2 से लेके Rn तक प्लस स्मॉल r2, और मैंने R3 डैश क्या लिखवाया था, R3 से लेके Rn तक प्लस स्मॉल r2। तो R2 डैश और R3 डैश में सिर्फ एक फर्क था कैपिटल R2 का, तो कैपिटल R2 दोनों के डिफरेंस से आएगा। अब देखो इसको लिखोगे अल्फा R1 डैश अल्फा स्क्वायर R1 डैश, यानी अल्फा R1 डैश 1 माइनस अल्फा। R1 डैश 1 माइनस अल्फा तो R1 ही था। सेम वे में R3 हो जाएगा इसी लॉजिक से अल्फा स्क्वायर R2 Rn हो जाएगा, सॉरी अल्फा स्क्वायर R1। समझे? तो हमें एक रेजिस्टेंस निकालना है R1, फिर अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई करके क्या आते जाएंगे आगे के रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले लिखो, स्टेप्स लिखना, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। स्टेप 1, कैलकुलेट अल्फा यूजिंग SM, मिनिमम स्लिप से पहले निकाल लो अल्फा। अगला, फाइंड R1 डैश इक्वल टू R2 बाय SM, फाइंड R1 डैश इक्वल टू R2 बाय SM। तीसरा, फाइंड R1 इक्वल टू R1 डैश 1 माइनस अल्फा, ये लिखो फाइंड R1 इक्वल टू R1 डैश 1 माइनस अल्फा। स्टेप 4, फाइंड सक्सेसिव रेजिस्टेंस यूजिंग R1, तो ये लिख लेना R2 इक्वल टू अल्फा R1 अल्फा स्क्वायर R1 अल्फा की पावर n-1 R1। तो इस तरह से सारे रेजिस्टेंसेस निकाले जा सकते हैं। और अगर कभी देखो SM ना दिया हो तो SM कैसे निकालते हैं, ये नीचे नोट करके डाल लेना। टू फाइंड SM I मैक्स इक्वल टू, क्योंकि जब लास्ट में सारे रेजिस्टेंस हट जाएंगे ना तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम, R2 बाय SM का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से SM निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो, डिजाइन 5 सेक्शंस ऑफ अ 6 स्टड स्टार्टर, क्योंकि जितने स्टड होते हैं ना उससे कम ही रेजिस्टेंस होते हैं। खुद ही सोच के देखो, 2 स्टड के बीच में 1 रेजिस्टेंस लगता है, तो 6 स्टड में 5 रेजिस्टेंस ऑफ अ 6 स्टड स्टार्टर फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, for a 3-phase slip ring induction motor, the full load slip is 2%, the full load slip is 2%, find the maximum, and the maximum current is limited, and the maximum current is limited to twice the full load current, to twice the full load current, and minimum current is full load current, rotor resistance is 0.03 ohm per phase, rotor resistance is 0.03 ohm per phase। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात पे ध्यान दो कि इसने रिएक्टेंस नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। एक बार ये क्वेश्चन बनता है तो फिर तुम सॉल्यूशन देख सकते हो, या अगर ट्राई ही नहीं करना चाहते हो, सीधे सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो भी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, पॉज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो मोटर का करंट कैसे लिखा जाता है, V1 ओवर R2 बाय S स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट यही होता। लेकिन अगर स्लिप को लो रख दिया जाए, क्योंकि रिएक्टेंस तो गिवन नहीं है, तो R2 बाय S इज मच ग्रेटर देन X, तो करंट को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं SV1 बाय R2, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बोला है अगर तुम्हें ये नहीं दिया गया कि कितना रिएक्टेंस है तो रिएक्टेंस को इग्नोर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, SV1 बाय R2।
अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो, फुल लोड स्लिप गिवन है 2% है, ठीक है, R2 गिवन है 0.03 ओम पर फेज, नंबर ऑफ सेक्शन गिवन है 5, ठीक है, आई मैक्स गिवन है हमें 2 टाइम्स आई फुल लोड, इतना सारा डेटा गिवन है, और आई मिन भी गिवन है, आई मिन इज IFL। अब ये जो आई मैक्स होगा, मैंने बताया था अगर मिनिमम स्लिप ले ली जाए, आई मैक्स क्या होगा, S मिनिमम V1 बाय R2, ठीक है। तो यहां से अगर आई मैक्स इसने बोला है 2 टाइम्स IFL है, अब देखो फुल लोड के लिए इसने हमें कुछ डेटा दिया है क्या, फुल लोड के लिए हमें क्या बोला है, 5 सेक्शन ऑफ 3 फेज 6 स्टड स्टार्टर, R2 दिया है, 2 टाइम्स फुल लोड करंट हमें दिया है। तो एक काम करते हैं, आई फुल लोड भी मैं लिख लेता हूं, ये होगा ना आई फुल लोड, बस मैंने S की जगह SFL लिख दिया है। अब दोनों का रेशो अगर लोगे तो ये बनेगा, तो मिनिमम स्लिप कितनी हो गई यहां से, फुल लोड स्लिप का डबल यानी 0.04, ये बन गया। अब हमने क्या पढ़ा था, स्टेप 1 होता है अल्फा इक्वल टू SM टू द पावर 1/n, यानी 0.04 की पावर 1/5। एक बार कैलसी में डाल के देखना कितना आ रहा है, मेरे पास जो डेटा लिखा है उसके हिसाब से आना चाहिए 0.525, ठीक है, ये अल्फा होना चाहिए। अब हमने लिखा था R1 डैश होता है R2 बाय SM, 0.03 बाय 0.04, 0.75। अगला स्टेप मैंने बताया था R1 निकाल लेना, R1 डैश 1 माइनस अल्फा, 0.75 इंटू 0.475, अल्फा की वैल्यू 0.525 मैंने पुट कर दी है, तो R1 तुम्हारा आना चाहिए 0.3563, ठीक है। अब आगे के निकाल लेंगे, R2 को अल्फा R1 कर लेना, R3 अल्फा स्क्वायर R1, R4 अल्फा क्यूब R1 और R5 अल्फा की पावर 4 R1, ऐसे निकालते चले जाना, ठीक है। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं ना, तो ये हमारा बेसिक मेथड होता है। ये ध्यान रखना कि फुल लोड स्लिप को ना मिनिमम स्लिप मत मान लेना, इसीलिए उसने मैक्सिमम करंट तुम्हें दिया है, क्योंकि वहां से हम मिनिमम स्लिप निकाल सकते हैं यूजिंग द फुल लोड स्लिप। तो मिनिमम स्लिप वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट, इट इज नॉट डायरेक्टली टेकन एज द फुल लोड स्लिप। तो ये वाला चाहे तो पॉइंट रिमेंबर भी कर लेना, डू नॉट कंसीडर फुल लोड स्लिप एज द मिनिमम स्लिप। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसमें मैंने जो लास्ट में स्टेप्स लिखवाए ना, बस उतना ध्यान रखना, पूरे मेथड की डेरिवेशन का यूज नहीं होगा। एक बार के लिए कन्वेंशनल के लिए फिर भी तैयार कर सकते हो, जैसे मान लो 6 ये तुम्हारा जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग पे नोट आ गया और एक न्यूमेरिकल आ गया, तब तुम्हें ये पूरा डिराइव करके दिखाना पड़ेगा और बाद में तुम्हें ये सॉल्यूशन इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल के लिए लास्ट में जो स्टेप्स लिखे हैं देज आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो यहां हमारी दोनों मशीन की स्टार्टिंग कवर हो जाती है कि किस तरह से स्क्विरल केज को स्टार्ट करना और कैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है। तो मोटर का एक एस्पेक्ट पूरा हो जाता है, दूसरा एस्पेक्ट होता है स्पीड कंट्रोल, जो कि हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।